हेलो एवरीवन। आज है 23 नवंबर और जो आज के करंट अफेयर के टॉपिक रहेंगे उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे फिनफ्लुएंसर्स के बारे में, उसके बाद मूली बम्बू और फिर AFT आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल्स और साथ ही साथ UITI एनरोलमेंट ऑफ प्रिजनर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिनफ्लुएंसर्स होते क्या हैं? The Security and Exchange Board of India (SEBI) is working on the guidelines for financial influencer, जिनको पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है? फिनफ्लुएंसर के नाम से जाना जाता है। इनके लिए कुछ गाइडलाइंस को निर्धारित करने में लगा हुआ है कौन? सेबी। फिनफ्लुएंसर वो पीपल होते हैं जो पब्लिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऑफ़र करते हैं क्या? एडवाइस शेयर करते हैं, ठीक है, लोगों को बताते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में और कैसे मनी को और इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए स्टॉक्स मार्केट के अंदर। तो उस चीज़ के बारे में बताने वाले लोगों को सोशल मीडिया पे क्या बोला जाता है? फिनफ्लुएंसर यानी कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर। देयर वीडियो कवरिंग बजट्स, उनकी वीडियोस में क्या है, वो बजट को कवर करते हैं, इन्वेस्टमेंट को कवर करते हैं, प्रॉपर्टी को कब खरीदना बेचना चाहिए उस चीज़ को बताते हैं, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर वो एडवाइस देते हैं और साथ ही साथ क्या है, फाइनेंशियल के ट्रेंड को फाइनेंसिस के जो ट्रेंड है, स्टॉक मार्केट का जो ट्रेंड है उसको ट्रैक करते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में लोगों को क्या बताते हैं? जो एडवाइस देते हैं या फिर उनको बताते हैं कि भाई आपको कब अपना स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए। अब ये जो रेगुलेशन है जो सेबी जिन पे काम कर रहा है, ठीक है, जिनके ऊपर गाइडलाइंस बनाने जा रहे हैं सेबी, तो वो उनकी नीड क्यों पड़ी हमको? द नंबर ऑफ अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, काफ़ी है ना, अभी क्या है, ऐसी ऐसी एडवाइस देने वाले लोगों की है ना संख्या बढ़ गई है काफ़ी ज़्यादा। और वो सबसे बड़ी बात क्या है? अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। और वह ऐसे ऐसी स्टॉक टिप्स देते हैं ना सोशल मीडिया पे जिसकी वजह से काफ़ी खासा नुकसान होता है। और वो नुकसान क्या होता है? काफ़ी कंपनियां हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं अपने शेयर मार्केट के जो प्राइस हैं उनको बढ़ाने के लिए, किनके थ्रू? फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर के द्वारा। देखो, इन इन्फ्लुएंसर्स को लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, कोई किसी का चहीता होता है तो कोई किसी का। कोई भी इन्फ्लुएंसर कहेगा इस कंपनी के स्टॉक मार्केट बढ़ने वाले हैं तो लोग जाके उसका जो शेयर है उसको ख़रीदना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से उस कंपनी का फिर जो स्टॉक मार्केट का प्राइस है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो इस तरह से काफ़ी कंपनियां हैं, जो कुछ इलीगल कंपनियां भी हैं, कुछ लीजिट कंपनियां भी हैं जो इस तरह के फ़ायदे उठाते रहते हैं। देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन लिस्टेड कंपनीज एंड नॉन लिस्टेड कंपनीज व्हेन इट कम टू फ्रॉड करने के मामले में है ना कोई पीछे नहीं रुकता, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो। इसीलिए डिजिटल डेटा थेफ्ट होता है, टेक्नोलॉजी का रिस्क अभी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। डाइवर्जन ऑफ फंड्स एंड एसेट्स नॉट ओनली लीड टू द इरोजन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। अब क्या है, इनकी एडवाइस पे हम खरीद लेते हैं, बाद में क्या होता है, कुछ टाइम के बाद में लोग उसका रुझान छोड़ देते हैं और वो स्टॉक मार्केट एकदम से धड़ाम से आके नीचे गिरता है। उससे पैसा किसका मरेगा? शेयर होल्डर का। अब मैंने उस कंपनी के शेयर खरीदे, कल को दिन ही उसके शेयर गिर गए तो सारा का सारा नुकसान हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाऊंगा मैं। तो इस तरह का फ्रॉड या फिर ऐसे फंड्स का गिर जाता है जिससे काफ़ी वेल्थ का नुकसान होता है शेयर होल्डर की, और फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को काफ़ी बड़ा बड़ा नुकसान होता है। अब बात करते हैं सेबी क्या है। सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एस्टेब्लिश की गई थी 1992 में इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। जो सेबी एक्ट है उसके द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? द बेसिक फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज़ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, कि भाई जो लोग इन्वेस्ट करते हैं मार्केट्स के अंदर, सिक्योरिटीज़ के अंदर, उनके इन्वेस्ट को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना और रेगुलेट करना सिक्योरिटीज़ मार्केट को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं, लाइक चेयरमैन हो गया, 2 मेंबर्स फ्रॉम द अमोंगस्ट द ऑफिशियल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है उसके 2 ऑफिशियल्स को क्या है ना चेयरमैन बनाया जाता है, जो कि डील करते किससे? फाइनेंसिस से। एक मेंबर रहेगा ऑफिशियल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक मेंबर होगा।
5 अदर मेंबर होम एटलीस्ट द 3 शैल बी द वोल टाइम मेंबर। 5 और मेंबर होंगे जिनमें से 3 वोल टाइम मेंबर रहेंगे, पूरे समय तक रहेंगे, ठीक है, जिनको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेबी आल्सो अपॉइंट वेरियस कमेटी, काफ़ी कमेटीज़ का भी गठन करती है और टाइम टू टाइम उनके अंदर जो भी इश्यूज होते हैं उनको भी देखती रहती है। फर्दर सिक्योरिटी एपीलिएट ट्रिब्यूनल SAT has been constituted to protect the interest of entities that feel aggrieved by the SEBI's decision। अगर किसी को सेबी के डिसीजन से कोई समस्या होती है तो वो SAT के पास जाके अपनी कंप्लेंट दायर कर सकता है। सेट के अंदर कौन कौन सा होता है, इसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है एक तो, और 2 अदर मेंबर होते हैं, ठीक है। इसके पास भी सेम पावर होती है जो एक सिविल कोर्ट के पास होती है। फर्दर इफ़ एनी पर्सन फील एग्रीव्ड बाय सेट्स डिसीजन, अगर किसी को सेट के डिसीजन से भी समस्या है तो फिर वो कहाँ पे जाके अपील कर सकता है, वो कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके। अगला टॉपिक है हमारा मोली बैम्बू। रिसेंटली क्या है, एक रिसर्च स्टडी में ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है, वहाँ पे लिस्ट किया गया है लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल विजिटर्स, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कुछ एनिमल्स और प्रीडेटर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं फ्रूट्स और फ्लावर्स की तरफ। किसके फ्रूट और फ्लावर? मोली बैम्बू के, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? मेलोकाना बेसिफेरा। इस नाम से, ये साइंटिफिक नाम है, बायोलॉजिकल नाम है इसका, जिस नाम से इसको जाना जाता है। और मोली बैम्बू के जो फ्रूट्स और फ्लावर्स हैं इनकी तरफ काफ़ी दूसरे एनिमल्स और जो इंसेक्ट्स वगैरह है, प्रीडेटर वगैरह है, वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इसका जो फ्लावर्स और फ्रूट्स हैं उनके अंदर हाई कंटेंट होता है किसका? शुगर का। द हाइएस्ट एवर फ्रूट प्रोडक्शन इन बैम्बू क्लम्प ऑफ दिस स्पीसीज वॉज आल्सो रिपोर्टेड, कि भाई बैम्बू की जितनी भी स्पीसीज़ है ना उसमें सबसे ज़्यादा फ्रूट्स इसी किस्म के ऊपर लगते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मूली इज़ अ ट्रॉपिकल एवरग्रीन स्पीसीज ऑफ बैम्बू, बैम्बू की एवरग्रीन स्पीसीज है। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसिंग बैम्बू एंड इज़ नेटिव टू द नॉर्थ ईस्ट इंडिया म्यांमार रीजन। जो इंडिया म्यांमार रीजन है सबसे ज़्यादा वहीं पे ये पाया जाता है। इट अकाउंट फॉर 90% ऑफ बैम्बू फॉरेस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा जो 90% बैम्बू पाया जाता है वो इसी किस्म का होता है। इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इजीली बाई डिफ्यूज क्लम्स हैबिटेट। द प्लांट इज आल्सो ग्रो एज एन ornamental। मोतम इज अ स्ट्रेंज इकोलॉजिकल फिनोमिना एसोसिएटेड विद मोली बैम्बू दैट ओकर वंस एवरी 48 ईयर्स। मोतम क्या है? डेथ होना किसकी? बैम्बू की। हर 48 साल के अंदर इस पौधे की डेथ हो जाती है। दैट मीन्स माओ मीन्स बैम्बू और टेम मीन्स डेथ, मौतम। ड्यूरिंग द मौतम द साइक्लिकल द मास बैम्बू फ्लावरिंग एंड द लास्ट फूड प्रोडक्शन ओकस। जैसे ही इस पौधे की पूरी लाइफ ख़त्म हो जाती है उस समय में उसके जो लास्ट टाइम होता है उस टाइम पे इसके ऊपर काफ़ी मात्रा में फूल और फल लगते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो जितने भी दूसरे एनिमल्स प्रीडेटर्स है ना, या फिर पोलन प्रीडेटर लाइक हनी बी हो गया, फ्रूट प्रीडेटर लाइक मिलीपीड्स हो गया, कान खजूरा बोलते हैं जिसको हिंदी में, स्लग्स हो गया, स्नेल हो गया, फ्रूट बोरर हो गया, मंकी, रेट्स, प्रोक्यूपाइंस, तो ये सब वगैरह इसके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं, इसको खाने के लिए आते हैं। जो ब्लैक रेट है, ठीक है, जो कि रियलाइज़ करता है किस पे? फ्लैसी, और जो बेरी लाइक फ्रूट स्ट्रक्चर है, फ्रूट पार्ट, उसके ऊपर ये उसको ये खाता है, जिसकी वजह से क्या है ना, रेट फ्लड आ जाती है वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चूहे आ जाते हैं। वंस द फ्रूट्स आर गॉन दे स्टार्ट क्विकली ईटिंग अप द स्टैंडिंग क्रॉप। अब जैसे ही वो फ्रूट्स ख़त्म हो जाएंगे तो वो जितने भी बैम्बू की जो क्रॉप खड़ी है उसको खाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी फेमाइन पड़ जाते हैं। फेमाइन यानी कि अकाल, जिसकी वजह से काफ़ी थाउजेंड्स मात्रा में लोगों की जान भी जा सकती है, उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। इसी वजह से इसको मौतम बोला जाता है, यानी कि जब मूली बैम्बू है उसको मौतक, यानी कि मतलब जैसे ही वो मरेगा तो काफ़ी प्रीडेटर्स उसको आके खाने लगेंगे। जब उसके फ्रूट ख़त्म हो जाएंगे तो उसकी फसल को खा जाएंगे, जिससे फेमाइन पड़ेगा, और फेमाइन पड़ते ही उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मौतम, यानी कि मातम। इनिशिएटिव की बात करें तो ग्लोबल इनिशिएटिव में वर्ल्ड बैम्बू डे बनाया जाता है हर साल 18 सितंबर को। इंटरनेशनल बैम्बू एंड रोटन ऑर्गेनाइजेशन INBAR, ये एक तरह की मल्टी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है विच प्रमोट एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूजिंग बैम्बू एंड रेटन। इन एडिशन टू इट्स, इसका सेक्रेटरीट हेडक्वार्टर कहाँ पे? चाइना के अंदर। इसका रीजनल ऑफिस कहाँ पे? इंडिया के अंदर, घाना के अंदर, इथियोपिया और इक्वाडोर में।
इंडियन इनिशिएटिव की बात करें तो बैम्बू क्लस्टर हो गया, नेशनल बैम्बू मिशन हो गया, ठीक है। और ऊपर से रिमूवल ऑफ बैम्बू फ्रॉम ट्री कैटेगरी से भी इसको रिमूव कर दिया गया बाई इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1947, जिसको 2017 के अंदर इमेंड किया गया था, जिसके अमेंड होते ही बैम्बू को ट्रीज़ की कैटेगरी से हटा दिया गया था। एज ए रिजल्ट एनीवन कैन अंडरटेक कल्टीवेशन एंड बिजनेस इन बैम्बू। अब हर कोई है ना इसका कल्टीवेशन भी कर सकता है और इसका बिजनेस भी कर सकता है, एंड इट्स प्रोडक्ट विदाउट द नीड ऑफ फेलिंग एंड ट्रांजिट परमिशन। कि भाई अब इसका जो क्या है ना, जब तक ये ट्री की उसमें था तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन अब किसी भी तरह की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है UIDAI एनरोलमेंट ऑफ प्रिजनर्स। रिसेंटली ए स्पेशल मेजर टू एनरोल द प्रिजन इनमेट्स अक्रॉस द कंट्री। देखो अभी कुछ ही टाइम पहले सरकार के द्वारा एक फ़ैसला लिया गया जिसके अंदर जो जितने भी कैदी हैं जेलों के अंदर उनका भी एनरोलमेंट किया जाएगा, ठीक है। उनके भी आधार कार्ड बनाए जाएंगे। आधार कार्ड बनाने वाली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, वो है UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इन्होंने क्या इन्होंने एग्री किया है कि ये जो प्रिजनर इंडक्शन डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसको एज ए वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के रूप में यूज़ करेंगे जिससे कि आधार कार्ड बनाया जा सके। दो द कैंपेन टू एक्सटेंड आधार फैसिलिटी टू प्रिजनर्स लॉन्च्ड इन 2017 में ही इसको लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन जो प्रोसेस थी वो इतनी जल्दी से काम नहीं कर पाई, ठीक है। उसके बाद इसको अब दोबारा से स्टार्ट किया गया है। UIDAI है क्या? ये एक तरह की स्टैचूटरी अथॉरिटी है, ठीक है, जिसको 12 जुलाई 2016 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसकी जुरिडिक्शन किस मिनिस्ट्री के अंदर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो कि कौन से प्रोविज़न को फॉलो करती है? आधार एक्ट 2016 को। UIDAI को इनिशियली सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जनवरी 2009 में। जब 2009 में इसको सेटअप किया गया था तब इसको प्लानिंग कमीशन के साथ जो ऑफिस था उसके साथ में अटैच किया गया था, लेकिन बाद में इसको स्टैचूटरी अथॉरिटी एस्टेब्लिश किया गया 2016 के अंदर से। इसका काम क्या है? ये प्रोवाइड करता है 12 नंबर डिजिट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हर एक इंडियन रेजिडेंट को। द ओवरऑल स्टैचुरेशन लेवल इन द कंट्री हैज़ क्रॉस्ड 93% एंड इन केस ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन इट इज़ नियरली 100%। कि भाई कम से कम अगर एडल्ट पॉपुलेशन की बात करें तो जितनी भी जनसंख्या है हमारी इंडिया की, ये उनको सबको कवर कर चुका है। और जो बाकी का सैचुरेशन लेवल की बात करें तो वहाँ पे भी 93% ये कवर कर चुका है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस में, क्योंकि आधार कार्ड को हम वेरीफाई कर सकते हैं ऑनलाइन और ये काफ़ी सस्ता भी है। इसका डुप्लीकेशन होना भी काफ़ी मुश्किल है, लाइक फेक आइडेंटिटीज़ बनना, ठीक है। इस वजह से भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है जितनी भी गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स है उनको प्रमोट करने में। हेल्पिंग द बॉटम ऑफ द पिरामिड, आधार हैज़ गिवन आइडेंटिटी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट हैव एनी आइडेंटिटी अर्लियर। जिनके पास पहले किसी भी तरह का पहचान पत्र नहीं था, आधार कार्ड की वजह से एक उनके पास ID कार्ड हो गया जो कि उनको डे बाय डे की जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज है उनके अंदर हेल्प करता है। इट हैज़ बीन यूज्ड इन अ रेंज ऑफ सर्विसेज एंड हैज़ हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, ब्रॉडबैंड एंड टेलीकॉम सर्विसेज, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जिसके अंदर बैंक के अंदर डायरेक्ट पैसा जमा करवा दिया जाता है सिटीजन्स के, ठीक है, उसमें बिचौलिए का कोई रोल नहीं होता। तो इस वजह से भी आधार है ना काफ़ी हमको हेल्प करता है। न्यूट्रल की बात करें तो आधार नंबर जो है वो किसी भी इंटेलिजेंस या फिर किसी भी पीपल्स को ऐसे प्रॉफिट प्रोवाइड नहीं करता, ना ही किसी प्रोफाइल के ऊपर बेस है वो, लाइक कि भाई जाति के आधार पे इसको बनाया जाता हो या रिलीजन के आधार पे या इनकम, हेल्थ या ज्योग्राफी के आधार पे बनाया जाता हो, नहीं, ये सबके लिए समान रूप से बनता है, ठीक है। इसके अंदर कोई कैटेगरी वगैरह नहीं देखी जाती और ये एक तरह का ID प्रूफ है बस, ठीक है। इसके होने का ये मतलब नहीं है कि आपके पास आप इसको एक राइट टू सिटीजन के रूप में, डोमिसाइल के रूप में दिखा सको, तो नहीं, ये सिर्फ एक नॉर्मल ID कार्ड के रूप में ही आप इसको यूज़ कर सकते हो। पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस, आधार कार्ड इज़ अ स्ट्रेटेजिक पॉलिसी टूल for the social and financial inclusion, public sector delivery reforms, managing fiscal budgets, increasing convenience and promoting hassle-free
पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस, कि भाई हर तरह से हमको फाइनेंशियल या फिर पब्लिक सेक्टर के जितने भी जो भी काम वगैरह हैं, है ना, फिस्कल बजट्स है, उनको भी मैनेज करने में काफ़ी हेल्प होती है। सरकार जब बजट बनाती है तो आधार कार्ड के बेस पे उनको पता लग जाता है कि किसके पास कितना, कौन कितने, मतलब कितने, जिसके पास ज़्यादा पैसे है या कहाँ पे वो रहता है। तो इस वजह से बजट बनाने भी ये हमको काफ़ी हेल्प करता है। फिर दूसरा, परमानेंट फाइनेंशियल एड्रेस। आधार कैन बी यूज्ड एज ए परमानेंट फाइनेंशियल एड्रेस एंड फैसिलिटेट financial inclusion of the underprivileged and weaker section of the society and is therefore tool for distributive justice and equality। देखो यहाँ पे क्या बात की है कि भाई जो आधार है ना, उसको एक परमानेंट फाइनेंशियल एड्रेस के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा आधार कार्ड है वो हमारे बैंक के साथ अटैच होता है। तो उससे हमको ये भी पता लग जाता है कि वीकर सेक्शन सोसाइटी का कौन सा है और उसकी कैसे हेल्प हमको करनी है। अब बात करते हैं मिसयूज़ ऑफ आधार डेटा। ठीक है, कि भाई आधार डेटा से या फिर आधार से क्या कंसर्न्स हैं। तो आधार डेटा का तो आपको पता ही है, इस डेटा की इन्फॉर्मेशंस को काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ में शेयर किया जाता है। ठीक है, और उसका फिर मिसयूज़ होता है। कोविड-19 टेस्टिंग के भी टाइम पे जितनी बड़ी बड़ी लैब्स थी वो क्या इंसिस्ट करती थी हमको कि आप अपना आधार कार्ड हमको प्रोवाइड करो। ठीक है, उसकी डिटेल्स हमको प्रोवाइड करो, जिसके अंदर वो फ़ोटोकॉपी भी हमसे मांगते थे। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं था कि आपको कोविड-19 के टेस्ट के लिए अपने आधार कार्ड की कोई फ़ोटोकॉपी देनी पड़े। एक्सेसिव इम्पोजिशन की बात करें तो 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि आधार ऑथेंटिकेशन ये केवल तभी मैंडेटरी है जब कोई बेनिफिट्स आपको मिल रहे हों, किससे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, अगर आपको कोई भी ऐसी स्कीम है जहाँ से आपको बेनिफिट्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जा रहे हैं, तभी आपको आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर तब आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप कोई दूसरा जो अल्टरनेटिव वेरिफिकेशन मेथड है वो भी करवा सकते हो। चिल्ड्रंस को भी एग्जेम्प्ट किया हुआ है आधार से, लेकिन फिर भी काफ़ी स्कूल्स और जो आंगनवाड़ी सर्विसेज हैं वहाँ पे बच्चों से ऐसे डिमांड किया जाता है कि अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है, जो उनके बेसिक राइट्स हैं उनके वास्ते भी बच्चों का जो आधार कार्ड डेटा है वो मांगा जाता है। आर्बिट्री एक्सक्लूजन। Central and state government had made routine use of ultimatum method to enforce the linkage of welfare benefits with आधार। तो यहाँ पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी काफ़ी बार लोगों को फोर्स करती है कि भाई आप अपने आधार कार्ड को अपनी जो बाकी की डिटेल्स है उनके साथ अटैच करवाइए, लाइक पैन कार्ड हो गया। ठीक है, बैंक के साथ में आपको इसके साथ अटैच करवाना पड़ेगा। इस तरह से अगर सामने वाला ऐसा करवाने में सक्षम ना हो पाता हो, ठीक है, नहीं करवा पाता है, तो उसके जो बेसिक राइट्स हैं उससे उसको क्या है ना हटा दिया जाता है, उसको वो उसका लाभ वो उठा नहीं पाता। तो इस तरह से भी ये काफ़ी गलत होता है। फिर फ्रॉड होता है, लाइक फ्रॉड प्रोन आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आपने देखा होगा कई दुकानों पे लिखा होता है आधार कार्ड के ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र करे या फिर पैसे निकाले। तो वहाँ पे क्या है ना, सीनियर सिटीज़न मोस्टली वहाँ पे जाते हैं अपना आधार कार्ड लेके और उनके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। ठीक है, कैसे होती है, उनके आधार कार्ड का डेटा को कॉपी कर लिया जाता है, उनके फिंगरप्रिंट से जो पैसे हैं वो डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर क्या कर दिए जाते हैं, ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि लास्ट टॉपिक है वो है आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल्स, AFT। AFT एक तरह की मिलिट्री ट्रिब्यूनल है इंडिया में, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल एक्ट 2007 के द्वारा। इसकी जो पावर की बात करें तो एडजुडिकेशन और ट्रायल ऑफ आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल और डिस्प्यूट्स एंड कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू कमीशन, अपॉइंटमेंट्स, एनरोलमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस इन रिस्पेक्ट टू पर्सन सब्जेक्ट टू द आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1957, एयरफोर्स एक्ट 1950। कि भाई देखो, जो आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल है वो कौन कौन से डिस्प्यूट्स को हैंडल करता है। ठीक है, जो इन तीनों से रिलेटेड हो, एयरफोर्स से का कोई मसला हो, आर्मी का कोई हो, नेवी का कोई मसला हो आपस में, तो उनके डिस्प्यूट्स को ये हैंडल करता है। डिस्प्यूट्स हो, कोई कंप्लेंट हो, या फिर कोई कमीशन की के साथ में कोई कंप्लेंट हो, या किसी भी तरह का अपॉइंटमेंट हो या एनरोलमेंट हो। ठीक है, तो अगर इस तरह के मैटर हैं उनको जो आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल ही आपस में क्या करता है, डिसॉल्व करता है। इसके फंक्शन की बात करें तो इट एनी अपील
राइजिंग फ्रॉम द कोर्ट मार्शल ऑर्डर। अगर कोर्ट मार्शल किसी का हो गया हो और उसको अपील करनी है तो आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल के पास में जाएगा, या फिर कोई भी फाइंडिंग हो या कोई सेंटेंस किसी को दिया गया हो तो वो फिर जाके यहाँ पे अपील कर सकता है। इसकी प्रिंसिपल ब्रांच न्यू दिल्ली के अंदर लोकेट है और इसकी जो 10 अदर ब्रांचेज है वो ऑल अक्रॉस द कंट्रीज लोकेटेड है। इसका जो जुडिशियल मेंबर की बात करें तो जुडिशियल मेंबर होते हैं हाई कोर्ट का जो रिटायर्ड जज है वो इसका जुडिशियल मेंबर के रूप में काम करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स की बात करें तो वो भी रिटायर्ड मेंबर होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के ही, जिनका रैंक कम से कम मेजर जनरल या फिर उसके बराबर का होना चाहिए और इनको 3 साल के लिए या उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए रखा जाता है। फिर बात करते हैं JAG यानी कि जज एडवोकेट जनरल, जो जिनको अपॉइंट किया जाता है केवल 1 साल के लिए, ठीक है, और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर की तरह भी अपॉइंट किया जा सकता है, उनकी जगह भी करा जा सकता है। जो ट्रिब्यूनल है वो जो अपनी प्रोसीडिंग है उसको किसके थ्रू चलाता है, आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल प्रोसीडिंग रूल्स 2008 के थ्रू ही चलाता है। सारी ट्रिब्यूनल की जितनी भी प्रोसीडिंग है वो इंग्लिश में होती है, ठीक है, और बेसिकली ये नॉर्मली किस चीज़ को फॉलो करते हैं, हाई कोर्ट का जो प्रोसीजर है उसी को प्रैक्टिस करते, उसी को फॉलो करते। तो ये थी हमारी आज की क्लास, कैसी लगी बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कर सकते हैं। इस क्लास की PDF आपको मेरे टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।